सुमित्रा के 3 बच्चे थे, तो जैसे बेटे वनीत और पुनीत तो जैसे सुमित्रा की आंखों के तारे थे। प्यार तो वो अपनी बेटी प्रिया से भी करती थी, लेकिन बिल्कुल आम माओ की तरह बेटी का प्यार बस इसे ससुराल तक पहुंचाने के लिए ही था, और बेटों का प्यार इनके लिए तो घर, जमीन, गाड़ी लाकर देने के लिए तैयार थी। सबसे छोटी होने पर भी सबसे पहले सुमित्रा ने बेटी प्रिया के हाथ पीले किए और अपनी जिम्मेदारी पूरी करके इसे तसल्ली हुई। बेटी की शादी के बाद इसने पहले बड़े बेटे वनीत की शादी प्रीशा से की और इसके 2 साल बाद छोटे बेटे की शादी पूजा के साथ करा दी। सुनते हैं प्रिया की शादी तो अच्छे खानदान में हो गई और दोनों बेटों के लिए मैं चुन चुन कर हीरे ले आई हूँ। बस जी अब तो समझो जीवन मुकम्मल हो गया। हमारी बेटी ससुराल में खुश है और हम यहाँ अपने दोनों बेटे और बहुओं के साथ। क्या ठीक कहा ना? वाह भाग्यवान, बिल्कुल ठीक कहते हो। सुमित्रा और सुमित बड़े असूलों वाले थे, जो एक बार बेटी को विदा किया तो इसे ससुराल में रहने के लिए छोड़ दिया। रोज रोज फोन करके मेके की खबर बेटी तक पहुंचाने की सिमत सख्त खिलाफ थे। थोड़ा सा ही वक्त गुजरा था कि सुमित्रा अपने 2 मंजिला घर को छोड़कर शोहर समेत के साथ फार्म हाउस में शिफ्ट हो गई। अरे माँ, कितने अरमानों से आप 2 मंजिला घर बनाया था कि आप अपनी बहू के साथ इसमें रहेंगी। क्या जरूरत है आपको शहर से बाहर फार्म हाउस में अकेले रहने की? वैसे तो माँ ने हंसते हुए बात की थी, लेकिन न जाने क्यों प्रिया को माँ की बनौटी लग रही थी। प्रिया के मन में अथल पथल हो रहा था। मुँह से माँ को बताऊंगी कि माँ को कुछ दिनों के लिए फार्म हाउस पर रहने की परमिशन मांगने के लिए मैंने फोन किया था, लेकिन शायद अल्लाह को कुछ और ही मंजूर है। वो तो खुद ही वहाँ रहने चली गई है। इनके 2 दिन बाद बड़ी भाभी का फोन आता है। अरे प्रिया, कैसी हो? सब ठीक चल रहा है ना? हाँ भाभी, बस ठीक है। वो दरअसल ना मुझे एक मकान की जरूरत है। हम जिस घर में रहते हैं इसे हमने कुछ पर्सनल रीजन से बेच दिया है। बस अब किराए का मकान ढूंढ रहे हैं। अरे तूने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। माँ बाबूजी अब अपने फार्म हाउस में शिफ्ट हो गए हैं, इसलिए ऊपर की मंजिल बिल्कुल खाली पड़ी है। तेरी छोटी भाभी तो कब से पीछे पड़ी हुई है कि माँ बाबूजी के बिना घर काटने को आता है। सच में छोटी भाभी बहुत प्यार करती हैं माँ बाबूजी से। अच्छा, ऐसे कैसे? मम्मी पापा घर छोड़कर चले गए, आप दोनों ने रोका नहीं इन्हें? बताऊं प्रिया, छोटी ने तो माँ बाबूजी के जाने के बाद कई दिनों तक खाना भी नहीं खाया। हमने तो इन्हें रोकने के लिए खूब मनाया, लेकिन इन दोनों ने तो एक बार कसम खा ली तो खा ली, तो वो घर छोड़कर ही माने। क्या कह सकते हैं, माँ बाबूजी को थोड़ी प्राइवेसी चाहिए। बट छोटी भाभी ठीक ही कह रही है। माँ पापा नहीं है तो 1 फ्लोर खाली होगा। आप लोग देखो कोई अच्छा किराएदार मिल जाए। मैं भी देख रही हूँ, 20,000 तक कोई मकान मिल जाए तो जल्दी से शिफ्ट हो जाऊँ। नन की बात सुनकर बड़ी भाभी बात गोल गोल घुमाकर फोन रख देती है। बड़ी चालू है ये प्रिया। जैसे ही इसे पता चला कि मैं किराएदार ढूंढ रही हूँ तो अपने लिए मकान ढूंढने का रोना रोने लगी। मैं क्या बेवकूफ हूँ जो अपनी नन को घर किराए पर दूंगी? बाबा रिश्तेदारी से तो दूर ही भले है। तो बड़ी भाभी को जल्द ही किराएदार मिल जाता है जो पूरे 18,000 में ऊपर का फ्लोर किराए पर लेने को राजी हो जाता है। भाभी, आजकल सीधे होने का ना कोई फायदा नहीं है। मैं तो कहती हूँ पहले ही दिन रेंट एग्रीमेंट करके कागज किराएदार के मुंह पर मार दो। इससे हमारी भी पूरी सेफ्टी रहेगी और एडवांस में किराया भी मिलेगा हमें। सही बोल रही हो छोटी। ऐसा करते हैं, 3 महीने का एग्रीमेंट कर लेते हैं, बाद में आगे भी बढ़ा लेंगे। किराएदार के साथ 3 महीने का एग्रीमेंट करके वर्षा और पूजा बहुत खुश थी। अब तो घर बैठे 18,000 इनकी जेब में आने वाले थे। दोनों के पेट में तितलियां नाच रही थी, क्योंकि दोनों को 9-9 हजार मिलने वाले थे। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगता है। 1 हफ्ते के बाद किराएदार मनोज अपने साथ 2-3 लड़कों को लेकर घर आता है। फिर रात तक तेज आवाज में गाने बजाकर तीनों पार्टी करते हैं और सुबह 4 बजे नशे में धुत होकर मनोज के दोस्त वहां से चले जाते हैं। देख रही है छुटकी, ये कैसे आदमी को किराए पर रख लिया हमने। कौन शरीफ आदमी अपने घर में ऐसे आदमियों को बुलाकर शराब पिलाता है? अगर इसे ज्यादा दिन तक रखा ना तो मोहल्ले में हमारा उठना बैठना मुश्किल हो जाएगा। अरे माना कि हमारे बच्चे अभी छोटे हैं, लेकिन और भी तो लोग हैं जिनके घर में बहन बेटियां हैं। अगर इसे छूट दी तो ये कॉलोनी का माहौल खराब करेगा। तो क्या करें भाभी, अगर 3 महीने से पहले इसे निकाला तो एग्रीमेंट के मुताबिक इसे इसका पूरा डिपॉजिट वापस करना होगा। अरे आग लगे ऐसे डिपॉजिट को। 1-2 दिन में इसी का पैसा इसके मुंह पर मारकर चलता करूंगी। 3 महीने का किराया देकर हमें खरीद थोड़ी ना लिया है इस कम्मे ने। 2-4 दिन गुजरे थे तो किराएदार मनोज फिर से शराब के नशे में धुत होकर घर पहुंच गया। अब तो पानी सर से ऊपर हो गया था। किसी तरह इसका डिपॉजिट का पैसा इसे देकर दोनों ने किराएदार को चलता कर दिया। दोनों देवरानी जिठानी एक बार फिर किराएदार ढूंढ रही थी।
लेकिन अब इसकी हालत दूध से जले बिल्ले की तरह हो गई थी, जो छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। इसलिए बहुत ढूंढने के बाद भी इन्हें अपनी पसंद का कोई किराएदार मिल ही नहीं रहा था। भाभी, किसी अजनबी को मकान किराए पर देने में हमेशा रिस्क ही रहेगा, पता नहीं कैसा आदमी रहने आ जाए। इससे तो अच्छा है हम प्रिया को ही अपना फ्लोर किराए पर दे दें, और वो तो 20,000 देने को भी तैयार थी। हमारा तो फायदा ही फायदा है, क्या कहती हो प्रिया? हाँ, बात तो तेरी सही है। प्रिया को किराए पर रखने में एग्रीमेंट और कागज बनवाने के जमीले में भी नहीं फंसना पड़ेगा। अगर नहीं जमा तो सीधा सीधा बोल देंगे हमारा घर खाली कर दो। दोनों देवरानी जिठानी आपस में अच्छे से सुलह मशवरे के बाद प्रिया को फोन करते हैं। प्रिया, बड़ी भाभी बता रही थी कि तुम किराए पर रहने के लिए कोई मकान तलाश कर रही थी, तुम्हें मकान मिल गया क्या? नहीं भाभी, अभी तो नहीं मिला। आप तो जानती हो कि आजकल अच्छे माहौल वाला मकान मिलना आसान नहीं है। कहीं मकान पसंद नहीं आता तो कहीं रहने वाले। मैं तो ढूंढ ढूंढ कर थक गई हूँ। वो तुम्हारी परेशानी हम समझते हैं। प्रिया, एक काम करो, तुम्हें मकान की जरूरत है, ऊपर है किराएदार की, तुम हमारे ही ऊपर वाले फ्लोर पर आकर रहना शुरू कर दो। लेकिन भाभी, अपने मेके में आकर रहना मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। अरे नहीं नहीं, तुम ऐसा क्यों सोचती हो कि तुम मेके में आकर रहोगी? हम तुम पर कोई एहसान थोड़ी ना कर रहे हैं। तुम तो बस एक किराएदार की तरह आकर यहाँ रहोगी। जैसे तू कहीं और किराया देगी वैसे ही हमें दे देना। हम मुतमईन रहेंगे कि अच्छे लोग हमारे ऊपर वाले फ्लोर पर रह रहे हैं। अच्छा भाभी, आप इतना कह रही हैं तो ठीक है, जैसा आप कहे मैं आ जाती हूँ। लेकिन अभी से बता देती हूँ, मैं 20,000 से ज्यादा नहीं दे पाऊंगी। नहीं प्रिया, घर की बात है, 2-4 हजार रुपए कम ज्यादा हो भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। भाभी की बात सुनकर नंद अपनी फैमिली को लेकर ऊपर वाले फ्लोर पर रहने के लिए आ जाती। शुरू में सब बढ़िया चलता है। दोनों भाभियां भी बड़ी मुतमिन थी कि अब किराएदारों से होने वाली खिच से भी छुटकारा मिल गया। लेकिन क्या वाकई ऐसा होने वाला था? कहीं ऐसा तो नहीं कि नंद को अपना घर किराए पर देकर वर्षा और पूजा से भूल हो गई हो? अगर इनसे भूल हो गई है तो क्या कीमत चुकानी होगी? दोनों को की गलती के सारे सवालों के जवाब जानने के लिए देखना न भूलिए किराएदार नंद पार्ट 2। छोटे से शहर में मिचेल नाम की बहुत ही गरीब औरत अपनी 8 साल की बेटी शगुन के साथ किराए के मकान में रहती थी। शगुन पढ़ाई लिखाई में बहुत ही होशियार थी, मगर मंचल के घर के हालात बहुत ही खराब थे, इसलिए वो शगुन के पास के एक छोटे से स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा करती थी। एक दिन शगुन अपनी माँ से कहती है, माँ, आज मेरी क्लास की मैम ने मुझसे कहा कि मैं अपनी क्लास में ज़्यादा होशियार हूँ, मुझे तो किसी बड़े स्कूल में होना चाहिए। ये भी कहा कि अगर पूरे स्कूल में मैं फर्स्ट आई तो मेरा दाखिला बड़े और अच्छे स्कूल में करा देंगी। माँ, मेरा सपना है कि मैं भी बड़े स्कूल में पढ़ाई करूं और बड़ी होकर अच्छी डॉक्टर बनूं। मेरी लाडो को डॉक्टर बनना है। बड़े मंजिल मन में सोचती है, स्कूल में पढ़ाई के लिए तो बहुत पैसे लगेंगे, मैं तो घरों में नौकरानी का काम करती हूँ। शगुन की पढ़ाई के लिए इतने सारे पैसे कहाँ से जमा कर पाऊंगी? यही कि कुछ दिनों बाद तेरे पेपर शुरू होने वाले हैं, तो तुम मन लगाकर पढ़ाई करना बेटा। फिर क्या था, शगुन रात खूब पढ़ाई लिखाई करती है, मगर एक रात जब वो पढ़ाई कर रही थी तभी अचानक से घर की लाइट चली जाती है। शगुन बाहर जाकर देखती है कि सभी के घरों की लाइट आ रही है, सिर्फ उसके घर की लाइट चली गई है। देखो ना, सभी के घरों की लाइट आ रही है, बस हमारे घर में लाइट नहीं है। बेटा, 2 महीने से एक मकान का किराया और बिजली का बिल मकान मालिक को नहीं दिया, ना ही इसीलिए इसने हमारे घर की बिजली काट दी होगी। हाय अल्लाह, अब मेरी बच्ची अंधेरे में कैसे पढ़ाई करेगी? आज तेरे अब्बू जी जिंदा होते तो हमें ये दिन ना देखना पड़ता। बच्चे तो फिक्र मत करना, अभी तेरी माँ जिंदा है। मैं कल ही कुछ और घरों में सफाई का काम करना शुरू करती हूँ, ताकि मकान मालिक को जल्द से जल्द किराया दे सकूँ और बिजली का बिल भर सकूँ। क्या माँ, पहले ही बहुत काम करती हो, अब मेरी पढ़ाई की चिंता ना करो। मैं तो बाहर सड़क पर खंबे की लाइट के नीचे भी बैठकर पढ़ाई कर लूंगी। और फिर शगुन रात को सड़क के किनारे लगे खंबे पर लगे लाइट के नीचे बैठकर पढ़ाई करने लगती है। एक दिन शगुन स्कूल से घर आती है तो देखती है कि इसकी माँ चारपाई पर लेटी दर्द से करा रही है। शगुन माँ के पास जाती है और कहती है, आपकी तबीयत इतनी ज्यादा कैसे खराब हो गई? आपके पैर में घाव कैसा? अब बताऊं बेटी, मैं मालकिन के घर में सफाई कर रही थी और सफाई करते हुए न जाने कैसे गिर गई और मेरा ये हाल हो गया। कल मालकिन के बेटे का जन्मदिन है और अब मैं कैसे काम पर जाऊंगी? माँ, आप कितना काम करती हो और जरा देखो तो, आपको ऐसी हालत में भी काम की पड़ी है।
बेटा मालकिन ने कहा है कि वो पापा के जन्मदिन पर मुझे काम के ज्यादा पैसे देंगी, तभी तो मैं बिजली का बिल भर पाऊंगी, ताकि मेरी लाडो को सड़क पर बैठकर पढ़ाई न करनी पड़े। माँ आप कहीं नहीं जाओगी, आपको बस घर में रहकर आराम करना है। रोना बंद करो माँ। शगुन अपनी माँ से ये सब कह रही थी, तभी इसके दरवाजे पर मालिक मकान अपना किराया वसूल करने के लिए आता है। अरे ओ मंजन बहन, मकान का किराया चुकाना है या फिर तुम्हारा सारा सामान घर से बाहर निकाल कर फेंक दूं? 2 महीने से किराया नहीं दिया तुमने, बिजली के बिल के पैसे तक नहीं दिए। ऐसा नहीं चलने वाला, जल्दी से मेरे पैसे दो, नहीं तो मेरा मकान खाली करो। अंकल जी मेरी माँ बीमार है, आप हमें कुछ दिन की मोहलत और दे दें, हम जल्दी आपको किराया चुका देंगे भाई। ठीक है, पर अगर कुछ दिनों में मेरे मकान का किराया नहीं दिया तो मैं बिजली के साथ साथ पानी देना भी बंद कर दूंगा, समझी? कहकर मालिक मकान वहाँ से चला जाता है। ऐ अल्लाह, अब क्या होगा? अगर हमारे सर पर छत भी नहीं रही तो हम कहाँ जाएंगे? फिक्र ना करो, मैं कल से मालकिन के घर काम के लिए जाऊंगी और जब काम के पैसे सबसे पहले मकान का किराया दे देंगे। अरे बेटा तेरी पढ़ाई, मैं अपनी किताबें भी ले जाऊं ताकि काम करने के बाद मैं पढ़ाई भी कर पाऊं। और फिर सुबह होते शगुन अपने घर का सारा काम करके माँ को दवाई देकर मालकिन के घर की सफाई करने के लिए चली जाती है और वहाँ जाकर जल्दी से काम खत्म करके कोने में जाकर बैठ जाती है और अपनी किताबें खोलकर पढ़ाई करने लगती है। तभी इसकी मालकिन वहाँ आती है और शगुन को बैठकर पढ़ते देखकर गुस्से से कहती है, अरे वो लड़की तुझे यहाँ काम करने के लिए रखा है, ये अपनी पढ़ाई करने के लिए नहीं। शगुन अपनी किताब एक तरफ रखती है और घर के काम में लग जाती है। अगले दिन शगुन स्कूल जाकर अपना एग्जाम देती है और घर आकर अपनी माँ के साथ अपने घर के काम में लग जाती है। दिन में मालकिन के घर की सफाई करती है और रात को अपने घर सड़क के किनारे बैठकर पढ़ाई करती है। कुछ ही दिनों में माँ की तबीयत ठीक हो जाती है और शगुन से कहती है, गर्मी के कारण मेरी बेटी को न जाने क्या क्या सहना पड़ा। फिर इस तरह से काफी समय बीत जाता है। अब शगुन काफी बड़ी हो जाती है और अपनी माँ से कहती है, फिर माँ मेरा सपना है कि मैं भी बड़े स्कूल में पढ़ाई करूं और बड़ी होकर अच्छी डॉक्टर बनूं। माँ मुझे डॉक्टर बनना है, पर इसके लिए हमें कॉलेज की फीस देनी होगी। अगर टाइम से फीस नहीं भरी तो कॉलेज से मेरा नाम काट दिया जाएगा। ऐ अल्लाह, जैसे तैसे मेरी बच्ची यहाँ तक पहुँची है, अब आगे भी आप ही रास्ता दिखाओ। ऐ अल्लाह, आपने कहा था कि मालकिन के बेटे को पढ़ाने के लिए ट्यूशन टीचर की ज़रूरत है, अगर मैं इसे पढ़ाऊं तो क्या था। उसी दिन मंजन अपने मालकिन से बाबा की ट्यूशन की बात कर देती है और शगुन अगले ही दिन उसे बाबा को पढ़ाना शुरू कर देती है। अब एक रोज शगुन मालकिन के बेटे को पढ़ा रही थी तो मालकिन शगुन के पास आकर कहती है, सच में बेटी तुम बहुत ही मेहनती हो, अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए तुम्हें कितना कुछ करना पड़ रहा है। हम गरीब लोगों को अपने सपने पूरे करने के लिए ना जाने क्या क्या करना पड़ता है। जैसे अभी लोग हैं, इनके पास सब कुछ है। ये कहते हुए शगुन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्या बात है बेटा, तुम्हारी आंखों में आंसू? मुझे डॉक्टर बनना है, जिसके लिए मुझे कॉलेज की फीस जमा करनी है। अगर मैंने कॉलेज की फीस पर नहीं भरी तो मेरा डॉक्टर बनने का सपना पूरा नहीं हो पाएगा। शगुन की बात सुनते ही मालकिन की आंखें भी भर आती है। तुरंत अपने कमरे से पैसे लाकर शगुन के हाथ में रख देती है। तो बेटा तुम्हें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, बस ये पैसे तुम्हारी मेहनत के हैं और तुम इनसे अपने कॉलेज की फीस भरना और जल्दी से डॉक्टर बनकर हमारा भी इलाज करना। शगुन अपनी मालकिन की धनी बात करके जल्दी से जाकर अपने कॉलेज की फीस भरती है। ऐसे ही कुछ समय बीतता है और शगुन एक सरकारी डॉक्टर बन जाती है। शगुन अपनी पहली सैलरी से एक छोटा सा ट्यूशन सेंटर खोलती है जिसमें गरीब बच्चे बिना फीस के पढ़ने आते थे। एक रोज शगुन की माँ शगुन से कहती, बेटा अब तो तुम डॉक्टर भी बन गई हो, फिर ये ट्यूशन सेंटर खोलने की क्या जरूरत है? माँ आप तो जानती हैं कि हम दोनों ने गरीबी में कैसे कैसे दिन काटे हैं। मैंने अपनी पढ़ाई के लिए जाने क्या क्या काम किए हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि गरीबों को भी मुफ्त में शिक्षा मिले और वो भी पढ़े लिखे और मेरी तरह अपने सपने साकार कर सकें। माशा इनकी बात सुनकर बहुत खुश होती है, उसका सर फख्र से ऊंचा हो जाता है। खुश होकर शगुन से कहती है, अल्लाह ऐसी बेटी सबको दे। और फिर इस तरह शगुन डॉक्टर के साथ साथ गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए फ्री के ट्यूशन सेंटर खोलती है ताकि गरीबों को भी अपने सपने पूरे करने का मौका मिल सके।